शाम का वक्त था। शहर की उस पुरानी बस्ती की तंग गलियों में धूप अब धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। हवा में पुरानी दीवारों की सीलन और नुक्कड़ पर बनती चाय की खुशबू घुली हुई थी। बस्ती की उन तंग गलियों में विशाल के पिता शहर के सबसे मशहूर शेफ थे, जिनके हाथ का खाना सबको अपना दीवाना बना लेता था। मगर एक दिन विशाल हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा चुके थे। जब से विशाल पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी, सुबह की पहली किरण के साथ ही उसके दिमाग में हिसाब किताब शुरू हो जाता। एक तरफ दादी की सांस फूलती बीमारी और उनकी महंगी दवाइयां हैं, तो दूसरी तरफ छोटे भाई की स्कूल फीस, जिसके लिए हर महीने मास्टर जी का घर पर संदेशा आ जाता। वो दिन भर मंडी में बोरियां उठाता, कभी धूप में मिट्टी उठाता। वो मेहनत तो हद से ज्यादा करता है, पर मजदूरी की कोशिश और गरीबी की खाई के बीच का फासला कम ही नहीं होता। घर लौटते वक्त जब वो दवाई की दुकान से गुजरता है तो अपनी जेब टटोलता है और नजरें झुका लेता है। विशाल ने एक पुरानी फटी हुई डायरी और एक छोटा सा पेन उठाया और अपने बाप के कदमों में बैठ गया। बाबूजी, शहर की चमक दमक में मैं हर रोज खुद को खोता जा रहा हूँ। मजदूरी की हर बोरी मेरी पीठ से ज्यादा मेरी उम्मीदों को तोड़ रही है। घर की गरीबी, छोटे की फीस, दादी की खांसी अब उन्हें सोने नहीं देती। और बाबूजी, क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमें इस दलदल से निकाल सके? मैं तुझे कोई महल बनाकर नहीं दे सका बेटा, पर एक ऐसी चीज दे सकता हूं जो तुझे किसी भी महल का मालिक बना सकती है। ये मेरे उस्ताद की अमानत है। ऐसी क्या चीज है बाबूजी? क्या कोई तजुर्बा? एक जायका विशाल, एक ऐसा जायका जो इंसान के पेट तक नहीं, सीधा उसकी रूह तक जाता है। शाही मलाई टिक्का, मगर वो नहीं जो बाजार में मिलता है। क्या तू लिखने को तैयार है? जी बाबूजी, एक एक लफ्ज लिख रहा हूं। तो सुन, पहले दही को कपड़े में बांधकर उसका सारा पानी निचोड़ देना। वो दही नहीं, मक्खन लगना चाहिए, और उसमें ताजी मलाई मिलाना, इतनी गाढ़ी कि चम्मच से न गिरे। ये तो समझ गया बाबूजी, पर इसमें अलग क्या है? ये तो सब करते होंगे। असली खेल तो अब शुरू होगा। अब लिख सुल्तानी मसाला, थोड़ी हरी इलायची, 2 डंडी दालचीनी और सबसे खास केसर के 2 धागे गुलाब जल में भिगोकर इन्हें इतना पीसना कि ये मक्खन जैसा मुलायम हो जाए। गुलाब जल और केसर? बाबूजी, ये तो बहुत महंगा होगा। जायका किस्मत बदलने के लिए होता है बेटा, कंजूसी के लिए नहीं। जब टिक्का तैयार हो जाए तो उस पर काजू और पिस्ते का पाउडर छिड़कना और फिर देना असली खुफिया तड़का। वो कैसे? दहकते हुए कोयले पर 1 बूंद असली घी और 1 लौंग डालकर ढक देना। जब वो धुआं टिक्के में समाएगा तो बस्ती का हर शख्स अपने घर से बाहर निकल आएगा, ये देखने कि ये जन्नती खुशबू कहां से आ रही है। बाबूजी, ये सुनकर ही भूख लग रही है। क्या इतना काफी होगा? नहीं, एक आखिरी चीज। जब पेश करो तो थोड़ा शहद और नींबू मिलाना। खट्टा मीठा और मलाई का वो संगम, पहली बाइट लेते ही लोग दुनिया भूल जाएंगे। मैं कल ही इसका इंतजाम करूंगा बाबूजी। मैं दिखा दूंगा कि आपका हुनर मरा नहीं है। याद रखना, इसे उस होटल की चौखट पर मत बेचना जिन्होंने मुझे निकाल दिया। इसे अपनी पहचान बनाना। ये तेरी दादी की दवाई है और तेरे भाई का भविष्य भी। मैं वादा करता हूं बाबूजी, ये रेसिपी हमारी तकदीर बदल देगी। अगली सुबह विशाल ने अपनी पुरानी साइकिल को बाहर निकाला। उसने एक पुराना लकड़ी का पटरा लिया और उसे साइकिल के पीछे वाले कैरियर पर मजबूती से बांध दिया। उस पर एक सिगड़ी फिट किया। ये एक चलती फिरती रसोई तैयार हो रही थी। विशाल रुको, ऐसे तो सब बिखर जाएगा। सिगड़ी के नीचे मिट्टी की एक मोटी परत लगाना मत भूलना, वरना साइकिल का लोहा गर्म होकर पिघल जाएगा और पहिया जाम हो जाएगा। जी बाबूजी, मैं वही कर रहा हूं, पर यह साइकिल थोड़ी डगमगाई हुई है। क्या लगता है, लोग एक साइकिल से चिकन खरीदेंगे? लोग साइकिल नहीं, जायका खरीदते हैं। दोपहर की तपती धूप और सड़कों का शोर, जहां हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, वहीं एक 20 साल का नौजवान विशाल अपनी पुरानी साइकिल के पैडल मार रहा था। उसकी साइकिल के पीछे बंधी सिगड़ी से निकलता धुआं उसकी बेबसी की कहानी सुना रहा था। पर विशाल की आंखों में एक सपना था, अपने बीमार पिता के सम्मान को वापस पाने का। विशाल एक पॉश कॉलोनी के कोने पर रुकता है।
उसके चेहरे पर पसीना है और उम्मीद की एक किरण। गर्मा गर्म शाही मलाई टिक्का, ताजा मक्खन और असली मलाई का जादू। एक बार चक्कर देखिए साहब। ए लड़के, हट यहाँ से। अपनी ये धुएं वाली साइकिल कहीं और ले जा। मेरी नई कार की पॉलिश खराब हो रही है। और ये मलाई वलाई पता नहीं किस नाले के दूध से बनाई होगी। बीमार पड़ना है क्या हमें? साहब, हाथ की सफाई और नियत की सच्चाई देखी है। कपड़े नहीं, बस एक बार। चल, ज्ञान मत बांट। अपनी ये औकात अपनी बस्ती में दिखाना। विशाल खामोश हो गया। अपमान के कड़वे घूंट पीकर उसने अपनी साइकिल आगे बढ़ा दी। शाम ढल गई, सूरज डूब गया, पर उसकी किस्मत का सितारा नहीं चमका। उसकी जेब वैसी ही खाली थी जैसी सुबह थी। रात के अंधेरे में विशाल एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया। पास ही धूल में खेलते कुछ गरीब बच्चे उसे उम्मीद से देख रहे थे। विशाल ने अपना बर्तन खोला, खुशबू ऐसी कि हवा भी ठहर जाए। ओ छोटू, इधर आ। अपने दोस्तों को भी बुला, आज की दावत मेरी तरफ से। भैया, ये तो बहुत महंगा लग रहा है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। पेट की आग बुझाने के लिए सिक्कों की नहीं, दुआओं की जरूरत होती है। ये लो, अपनी बहन के लिए भी ले जाना। बच्चों ने जैसे ही वो मलाई में लिपटा कोयले की सौंधी आंच पर पका हुआ चिकन चखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। वो खुशी खुशी अपनी झोपड़ियों की तरफ भागे। झोपड़पट्टी की एक छोटी सी कुटिया में छोटू के पिता रघु अपनी सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहे थे। बापू बापू, देखो वो साइकिल वाले भैया ने क्या दिया है। ये स्वाद। शांति, देख जरा, इसमें तो ऐसा जायका है कि बड़े बड़े होटलों की दाल भी पानी लगे। ये मलाई तो मुंह में जाते ही पिघल रही। सचमुच, अगर ये लड़का कल फिर आया तो हम अपनी दिहाड़ी में से बचाकर इसे जरूर खरीदेंगे। सूरज की पहली किरण के साथ ही विशाल उसी रास्ते पर था। उसे लगा आज भी उसे दुत्कार मिलेगी। रघु, शांति और बस्ती के कई लोग वहां पहले से खड़े थे। ओ विशाल भैया, रुकिए, आज हमारे लिए भी 2 प्लेटें लगा दीजिए। पर काका, आप लोग। भैया, तुम्हारे स्वाद ने हमारी कल की भूख बढ़ा दी है। और देखो, ये हमारे साहब भी आए हैं जो तुम्हारी खुशबू सुनकर रुक गए। ओ लड़के, कल रात इन लोगों ने जो चर्चा की वो सच है क्या? जरा मुझे भी एक पेट चखाओ। अगर पसंद आया तो रोज का ऑर्डर पक्का। विशाल के हाथ तेजी से चलने लगे। अंगारों की आंच और मलाई का संगम जादू करने लगा। देखते ही देखते उसकी साइकिल के इर्द गिर्द मेला लग गया। जो कल तक उसे साइकिल वाला कहकर दुत्कार रहे थे, आज वही लाइन में खड़े थे। ये खबर आग की तरह फैली और धन्ना सेठ के आलीशान होटल के कानों तक जा पहुंची। कौन है ये कीड़ा? मेरे होटल की चमक फीकी पड़ रही है इस साइकिल के धुएं से। सेठ जी, ये वही विशाल है। लोग कहते हैं इसका मलाई टिक्का शहर का सबसे शाही स्वाद है। शाही तो इसे अब सड़कों की धूल चखाते हैं। मुनीम, चिकन सप्लायर को मेरा पैगाम पहुंचा दो। या तो विशाल का चूहा बुझेगा या सप्लायर की दुकान। धन्ना सेठ के आलीशान होटल द रॉयल हेरिटेज की चमक आज फीकी लग रही थी। वजह थी ठीक सामने वाले नुक्कड़ पर लगा एक छोटा सा बांस का स्टॉल, जिसके ऊपर धुएं के साथ उड़ती मलाई टिक्के की खुशबू ने पूरे हाईवे का रास्ता रोक दिया था। ये मामूली साइकिल वाला कल तक जो मेरी गाड़ी की धूल साफ करने के लायक नहीं था, आज मेरी ही नाक के नीचे दरबार लगाकर बैठा है। मुनीम, देख रहे हो, मेरे होटल की पार्किंग खाली है और उस खटारे स्टॉल पर मेला लगा है। जी सेठ जी, लोग वहां पागलों की तरह लाइन लगा रहे हैं। सुना है उसका मलाई टिक्का मक्खन जैसा मुलायम है। पापा सिर्फ फेमस नहीं, वो वायरल हो गया है। आज सुबह शहर के टॉप फूड ब्लॉगर ने उसकी वीडियो डाली है। लोग कह रहे हैं ऐसा स्वाद तो आपके 5 स्टार शेफ भी नहीं दे पाते। चुप कर नालायक। बाप की जल रही है और तू उसकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहा है। तुझे मोबाइल और महंगी कारों से फुर्सत मिले तब तो तू धंधे पर ध्यान दे। तूने तो मेरा नाम डुबो दिया। और वो लड़का देख, मिट्टी से सोना निकाल रहा है। तो मैं क्या करूं? मैं भी सड़क पर सिगड़ी जला लूं? जुबान दड़ाता है। ये नुक्कर मेरा है, ये इलाका मेरा है और यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। अगर ये स्टॉल यहां हफ्ता भर और टिक गया तो लोग मेरे होटल का रास्ता भूल जाएंगे।
शेठ जी, अगर आप कहें तो गुंडे भेजकर उसका स्टॉल तहस नहस करवा दूं। नहीं मुनीम, शेर शिकार करने से पहले शोर नहीं मचाता। अगर उसे डराया तो वो सहानुभूति बटोर लेगा। हम उसकी जड़ काटेंगे। जिस मुर्गे के दम पर वो उड़ रहा है, हम उस मुर्गे की सप्लाई ही बंद कर देंगे। धन्ना सेठ ने अपने फोन की स्क्रीन पर चिकन सप्लायर का नंबर निकाला। उसकी आंखों में जलती नफरत बता रही थी कि विशाल के लिए आने वाले दिन अंगारों से भी ज्यादा गर्म होने वाले थे। सुबह की ताजी हवा में जहां उम्मीद की महक होनी चाहिए थी, वहां विशाल के लिए साजिश का धुआं फैल रहा था। वो हमेशा की तरह अपनी साइकिल लेकर सिटी चिकन सप्लायर के पास पहुंचा, पर आज वहां का नजारा बदला हुआ था। राम राम सेठ जी, आज का ऑर्डर तैयार है ना? ग्राहक अब स्टॉल खुलने से पहले ही लाइन लगा लेते हैं। आज जरा 5 किलो ज्यादा दीजिएगा। चिकन नहीं है विशाल, सारा स्टॉक खत्म हो गया। आज दुकान खाली है। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? वो पीछे 3 गाड़ियां अभी अभी माल उतार कर हटी हैं और वो पिंजरों में मुर्गियां शोर मचा रही हैं। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह दिया ना, नहीं है। वो सब पहले से बुक है। शहर के बड़े होटलों का माल है वो। सेठ जी, कोई गलती हुई क्या मुझसे? मैं तो हर रोज नगद पैसे देता हूँ, कभी उधारी भी नहीं की। फिर आज अचानक ये बेरुखी क्यों? देखो विशाल, साफ बात सुनो। धनन्ना सेठ का मुझ पर पुराना कर्ज है। मेरी दुकान की जमीन उनके पास गिरवी है। सुबह उनका मुनीम आया था, साफ कह गया है या तो तुम्हारी दुकान बंद या विशाल का चूल्हा। क्या धंधा सेठ? पर मेरा उनसे क्या लेना देना? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। धंधे में अपना काम नहीं, ताकत चलती है। अगर तुम्हें फिर भी चिकन चाहिए तो अब दाम दुगना लगेगा। धनन्ना सेठ को मुझे कमीशन देना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें माल मिलेगा। लेना है तो लो, वरना रास्ता नापो। यहां भीड़ मत लगाओ। दुगना दाम? सेठ जी, ये तो सरासर लूट है। आप जानते हैं मैं कितनी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर ये काम खड़ा कर पाया हूं। अगर कच्चा माल ही इतना महंगा होगा तो मैं गरीबों को सस्ते में क्या खिलाऊंगा? मेरा घर कैसे चलेगा? तो फिर धनन्ना सेठ से जाकर उलझो। अपनी गरीबी का रोना मेरे सामने मत रो। मुझ गरीब सप्लायर को क्यों सूली पर चढ़ा रहे हो? जाओ यहां से, अब एक दाना भी नहीं मिलेगा। शाम का वक्त था, पर विशाल के स्टॉल पर सन्नाटा पसरा था। घर के आंगन में विशाल अपनी पुरानी साइकिल के पास सर झुकाए बैठा था। सिगड़ी ठंडी थी और विशाल का मन उससे भी ज्यादा ठंडा पड़ चुका था। तभी अंदर से उसके पिता विक्रम सिंह बाहर आए। क्या हुआ बेटा? आज सूरज ढल गया पर तेरे चूल्हे की आंच दिखाई नहीं दी। आज शहर के लोग भूखे सोएंगे क्या? पिताजी, अब शायद कभी वो आंच नहीं जलेगी। धनन्ना सेठ ने सप्लायर को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। उसने साफ कह दिया कि या तो दुगना दाम दो या दुकान खाली करो। सप्लायर गद्दारी कर गया। पिताजी, लगता है मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा। बेटा, जब पेड़ पर फल ज्यादा आते हैं तभी लोग पत्थर मारते हैं। ये पत्थर इस बात का सबूत है कि तू सही रास्ते पर है। पर पिताजी, बिना कच्चे माल के हुनर किस काम का? शहर के सारे सप्लायर धन सेठ के कर्जदार हैं। बेटा, ये हाथ जो आज कांप रहे हैं, कभी इसी शहर के सबसे बड़े होटलों की रसोइयों पर राज करते थे। वक्त बदल गया, पर विक्रम सिंह की कमाई हुई इज्जत आज भी जिंदा है। इस शहर के पुराने सप्लायर आज भी मेरी ईमानदारी की कसम खाते हैं। तू अभी इसी वक्त शहर के दूसरी तरफ वाली पुरानी मंडी जा। वहां करीम लाला की दुकान है। वो इस धन्ना सेठ जैसे 10 लोगों को खरीद सकता है। बस वहां जाकर करीम लाला से कहना कि तू विक्रम सिंह का बेटा है। करीम लाला, क्या वो आपकी बात मानेंगे? बेटा, धन्ना सेठ के पास पैसा है, पर हमारे पास जुबान है। करीम लाला और मेरा रिश्ता नफे नुकसान का नहीं, वसूलों का है। जा बेटा, अपनी अंगीठी को बता दे कि उसे बुझाने वाली हवा अभी पनी नहीं है। शहर का दूसरा कोना, जहां धन्ना सेठ के पहुंच नहीं थी। विशाल धूल और शोर भरी मंडी में करीम लाला की दुकान के सामने खड़ा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। नमस्ते लाला जी, मैं विक्रम सिंह का बेटा हूँ। क्या कहा? विक्रम? विक्रम सिंह का बेटा? करीम लाला झटके से खड़े हुए। उनकी बूढ़ी आंखों में एक पुरानी चमक और अपनापन आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर विशाल को गले लगा लिया। अरे बेटा, तू फौलाद के बेटे जैसा ही लग रहा है। तेरा बाप तो इस शहर का वो नगीना है जिसकी ईमानदारी की मिसाल आज भी दी जाती है। बोल, कैसे आना हुआ? लाला जी, मुझे अपने नए काम के लिए रोजाना 100 मुर्गियों का बड़ा ऑर्डर चाहिए, पर एक मुश्किल है। 100 मुर्गियां?
इतना बड़ा ऑर्डर। अरे बेटा, हमें तो फक्र होगा तेरे साथ जुड़ने में। पर तू उदास क्यों है? लाला जी, शहर के सप्लायर बहुत हैं और धन सेठ जैसे लोग भी। मुझे डर है कि कहीं आप भी दबाव में आकर दाम ना बढ़ा दे। मैं आपके पास ही क्यों आऊं? तूने सही सवाल किया बेटा। सुन, तू मेरे पास इसलिए आएगा क्योंकि तू विक्रम सिंह का खून है। धन्नाना सेठ जैसे लोग तिजोरियां भर सकते हैं, पर किसी का भरोसा नहीं जीत सकते। मतलब ये बेटा कि तुझे चिकन उसी दाम पर मिलेगा जो मंदी का सबसे वाजिब दाम है। और सुन, होम डिलीवरी के लिए तुझे अपनी ये पुरानी साइकिल थकाने की जरूरत नहीं। मेरी गाड़ियां रोज तेरे स्टॉल पर फ्री डिलीवरी देंगी। ये करीम लाला का अपने भाई विक्रम को तोहफा है। लाला जी, आपने तो मेरी डूबती नैया पार लगा दी। शुक्रिया। शुक्रिया नहीं बेटा, दुआ दे। जा, अपना चूल्हा जला और पूरे शहर को बता दे कि विक्रम का बेटा लौट आया है। करीम लाला उसका पूरा स्टॉक तेरे पीछे खड़ा है। विशाल की आंखों के सामने अब धन सेठ का डर नहीं, बल्कि अपने पिता के नाम का गर्व था। वो समझ चुका था कि दौलत से खरीदी गई गद्दारी इज्जत से कमाए गए रिश्तों के आगे कभी नहीं टिक सकती। नुक्कड़ पर फिर से वही चिर परिचित खुशबू तैर रही थी। विशाल का स्टॉल ग्राहकों से खचाखच भरा था। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।